जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? रेलवे का एक बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा नोटिस आया है। जबरदस्त इन द सेंस इसलिए क्योंकि ये बहुत ही चौंकाने लायक है। ये ओबीसी कैंडिडेट हो या फिर एससी कैंडिडेट हो या फिर आप जनरल कैंडिडेट क्यों ना हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस से भी आते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल मैं चीजों को थोड़ा थोड़ा एक एक करके यूनिट बाय यूनिट आपको समझाता हूं। देखिए, ये हर जोन पे मोटा मोटी अपडेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिस है। जैसे ही आप आते हो आरआरबी चेन्नई पे और यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट वाले लिस्ट में चले जाते हो, रिक्रूटमेंट रूल्स इन ब्रीफ, और यहाँ आते हो कम्युनिटी रिजर्वेशन पे, तो यहाँ पे लिखा गया है रूल रिलेटेड टू कम्युनिटी रिजर्वेशन, और लंबी लंबी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। द कैंडिडेट हु indicate their community as a SC, ST or OBC and their applicant will form the but do not include the caste certificate in the prescribed format will not be considered as you are candidate and the application will be similarly rejected। पहले ये होता था कि हमने ओबीसी का लगा दिया कि भाई साहब हम ओबीसी कैंडिडेट हैं, हमने परीक्षा दिया और परीक्षा में हमारे अच्छे नंबर आए, इतने नंबर आ गए कि हमने अनरिजर्व कैटेगरी का भी जो भाई साहब क्या उसको बोलते हैं कट ऑफ है वो क्लियर कर लिया। और फाइनल राउंड में जब पहुंचते हैं और पता ये चलता है कि भाई साहब हमारा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो तो मान्य नहीं है, सही से बना हुआ ही नहीं है, तो लोग कहते थे कि हाफी डिफिट लगा दीजिए कि सर देखिए हमारा सही दिक्कत हो गया था, हमको ना जनरल कैंडिडेट में ट्रीट करिए, हमारा नौकरी दे दीजिए। लेकिन ये पहले हुआ करता था, अब ये नहीं होगा। अगर आपने प्रॉपर वे में अपना सर्टिफिकेट, ओबीसी हो या आप एससी हो या एसटी हो, अगर आपने प्रॉपर वे में सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल इन पॉइंट को अच्छी और सिमिलर ढंग से समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा, इसी पीडीएफ में हल्का नीचे जाइएगा तो वो फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट यहां पे दिया गया है, देखिएगा। फॉर्म ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द एससी एसटी, ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया। और साथ ही साथ एक जो होता है ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, देखिए एससी एसटी का अलग और ओबीसी का अलग, ये आपको बहुत इजी तरीके से मैंने डाउनलोड करना बताया है, आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ये डिक्लेरेशन वाला फॉर्म होता है वो भी दिया गया है जो ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अब बात ये करते हैं कि कहां पे क्या क्या परेशानी आएगी, मतलब कम शब्दों में अच्छे ढंग से समझते हैं। अगर मैं एक कैंडिडेट हूं, मैं एससी एसटी से हूं और हमारे पास किसी भी प्रकार का मान्य सर्टिफिकेट अभी नहीं है, और हम जैसे तैसे करके सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और एग्जाम देते हैं, और परीक्षा जब देने पहुंचेंगे तो उस समय हमने अच्छा परीक्षा भी दिया, बढ़िया से मेरा नंबर भी आ गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन मैं अगर आज सही तरीके से एससी एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट का मतलब सही फॉर्मेट में मेरा सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, तो मुझे जनरल कैंडिडेट ना ट्रीट करते हुए मेरे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक और नया रूल है। ओबीसी के लिए बहुत लोग समझते थे कि 3 साल तक का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, लेकिन अब ये नहीं, अब आपको हर साल बनाना है। ये पॉइंट भी इसमें दिया गया है, वो भी एक एक करके आपको समझा रहा हूं कम शब्दों में, और मैंने जो पीडीएफ बनाया है उस पीडीएफ के थ्रू आपको ये समझाता हूं। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हो और आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, मैं एससी एसटी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं कोई भी कैटेगरी से आता हूं और मेरे पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, तो दिक्कत ये मेरे साथ आ सकती है कि प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं एससी एसटी और ओबीसी से फॉर्म ना भर के मैं सीधे सीधे अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरूं, तो क्या होगा, मुझे कोई एज में मतलब छूट भी नहीं मिलेगी, ना तो मेरा कट ऑफ मतलब रिलैक्सेशन वाला आएगा, मुझे एक तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, और मैं उसी सेक्शन से एग्जाम दूंगा और मेरे अंदर इतना कैलिबर होगा कि मैं परीक्षा निकाल सकूं तो निकाल लूंगा। दूसरा पॉइंट है, रिजर्व सीटें एससी एसटी ओबीसी सिर्फ उसी कैटेगरी के उम्मीदवार मान्य होंगे जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा। एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवार सही फॉर्मेट में वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। अब अगर फॉर्म में एससी एसटी ओबीसी लिखा लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो गलत फॉर्मेट में दिया है, तो भाई साहब उसे अनरिजर्व कैटेगरी नहीं माना जाएगा बल्कि फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो मैंने अभी आपसे कहा है। एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवार अनरिजर्व्ड सीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, यूआर कैटेगरी से डायरेक्ट कंपटीशन करना होगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। एससी एसटी उम्मीदवार के लिए एक प्रॉपर सूचना है कि एससी एसटी उम्मीदवार को जब रिटन एग्जाम या स्टील डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें सेकंड क्लास का रेलवे टिकट पास दिया जाता है। वो तभी मिलेगा जब वो वैलिड सर्टिफिकेट दिखाएंगे जो कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो। साथ ही अगर आप देखिए ओबीसी कैंडिडेट में जो कि सेंट्रल लिस्ट, नॉन क्रीमिलेयर, ये सब लिखना अनिवार्य है। सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब जो होता है ना, जब से वैकेंसी आई उससे 1 साल पुराना,
जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज जब आई है, जब आया है, जब वो वैकेंसी है, उससे 1 साल पुराना सर्टिफिकेट अनिवार्य है, बाकी नहीं। आगे पढ़ेंगे तो गलत फॉर्मेट दिया या फिर आपने मेंशन नहीं किया है कि क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, क्या है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यूआर कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार की छूट आपको नहीं मिलेगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सबसे मेन मत्था बच्ची ओबीसी वालों के साथ इसीलिए है क्योंकि देखिए, जैसे एससी एसटी जो है ना, वो ऑल इंडिया एससी एसटी है, लेकिन ओबीसी जो है, कोई स्टेट किसी कास्ट को ओबीसी में मानता है, कोई उसे भाई साहब एससी एसटी में मान लेता है। तो बहुत जगहों पे कास्ट का ये जो ऊपर नीचे ओबीसी वालों के साथ चलता रहता है, और ओबीसी वाले बच्चे भी बहुत सारे हैं। तो फिलहाल मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए क्या शर्त है। सबसे पहले वो स्पष्ट तरीके से लिखा होना चाहिए कि वो नॉन क्रीमी लेयर है। साथ ही साथ उसका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसके साथ उम्मीदवार को नॉन क्रीमी लेयर का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरा होना बहुत जरूरी है। अब कुल मिला के बात आती है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से चाहते हैं कि आप देखिए, अब ये रेलवे क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि आज तक जितनी भी धांधलियां होती हैं, अब रेलवे ने एक ऐसा ऐसा भी कारनामा किया है, मतलब कि एन मौके पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा हो, फाइनल सिलेक्शन हो रहा हो, तो आपने देखा कि यार कुछ डॉक्यूमेंट्स में उनकी गड़बड़ी मिली, उन्हें बाहर भेज दिया। और उन बच्चों को जिनके कट ऑफ से भी कम नंबर थे, उन बच्चों को भी बुलाया और उनको ज्वाइन कराया, क्योंकि उनके पास पीछे वेटिंग लिस्ट में चले गए थे। तो ये एक बड़ा सा मुद्दा आ रहा है कि अगर कोई धुरफंदी करके चाह रहा है, कोई धांधली करके चाह रहा है कि हमें नौकरी मिल जाए, तो ये चीज अगर बंद हो रही है तो मैं इसके सपोर्ट में हूं। अच्छा, एक बात ये भी है कि अब ये जो मुद्दा है बड़ा सेंसिटिव है, रिजर्वेशन। इज रिजर्वेशन इज करेक्ट और नॉट? क्या रिजर्वेशन एक सही है या फिर नहीं है? अब देखो, जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है वो करेंगे बिल्कुल फायदा मिलना चाहिए जी। और एक कह रहा है कि रिजर्वेशन गलत है, तो भाई साहब सामने एक बात ये भी आती है कि जिनको फायदा नहीं मिल रहा है वो कहेंगे भाई साहब रिजर्वेशन गलत है जी। तो आप एक बात आप खुद सोच के बताइए कि अल्टीमेट ये कहानी को अगर आप समटाना चाहेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी बन के सामने आती है क्या? फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। नमस्कार, मैं निशांत कुमार शाह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। थैंक यू।